साथियों, तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं। और परिवार के सदस्य बनने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद आप जो है अध्ययन कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इन टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर भी आप अपने अध्ययन को और बेहतर कर सकते हैं और प्रत्येक सेशन की पीडीएफ भी आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे अब तक हमने जितनी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई है वो सारी की सारी यहीं पर आपको जो फिर से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले और हम हर सेशन की पीडीएफ सेशन खत्म होने के अंडर 10 मिनट हम दे देते हैं आपको। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके गांव की स्कूल ही जो है वो सीनियर सेकेंडरी हो गई है, बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यहां से लेकर और यहां तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे ग्रामीण और शहरी प्रशासन और हम देखेंगे आज राजस्थान में कला और संस्कृति। थोड़े से ज्यादा टॉपिक बड़े हैं दोनों मिलाकर, तो थोड़ा सा लंबा सेशन चलेगा। तो प्रयास यह है कि आज इस सेशन में अपन जो है ये दोनों टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कवर कर ले। कई बार बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी समस्याओं से जो है वो जूझते हैं और जब हम बेरोजगार होते हैं, हमारे पास आय का कोई साधन नहीं होता है, तो वो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कंगाली में आटा गीला हो जाता है। एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या होती ही है और उस बेरोजगारी के साथ ही जो है और ज्यादा समस्याएं हमारे सामने कभी कभी आ जाती है और वो डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉल करते रहते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं उनको, हमेशा उनको मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि लहरें जो टकराए नहीं, लहरें जो टकराए उन्हें तूफान कहते हैं। लहरें जो टकराए उन्हें तूफान कहते हैं और तूफानों में जो छा जाए उसे इंसान कहते हैं। फिर से अपने वाक्य को दोहरा देता हूं कि लहरें जो टकराएं उसे तूफान कहते हैं, इन तूफानों में जो छा जाए उसे इंसान कहते हैं। हम भी बाकी पशुओं की तरह जंगल में ही रहते थे, नागिन घुमा करते थे, लेकिन हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके उन सब पर आज राज कर रहे हैं। बाकी पशुओं पर उनसे कहीं आगे हमने प्रोग्रेस कर ली है। तो याद रखिए, मानव के लिए, इंसान के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। मानव के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। हम हर उस समस्या से लड़ सकते हैं, हम हर उस समस्या से जीत सकते हैं जो हमारे सामने आएगी। बस थोड़ा सा आपको काम करना है, छोटे से काम करने हैं कि हमेशा सोच आप अपनी पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोचेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिससे हम जीत ना पाए। समय थोड़ा ज्यादा या कम लग सकता है, बट हार नहीं मानने वाले, निरंतर मेहनत करने वाले और हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखने वाले कभी भी असफल नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। और इस सफलता की राह पर पहुंचने के लिए एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं कि झरनों में कतई मधुर संगीत सुनाई नहीं देता। झरनों में कतई मधुर संगीत सुनाई नहीं देता अगर राह उनकी पत्थरों से नहीं भरी होती। हम झरने देखते हैं, वहां हमें कल 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 की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। तो अगर हम झरने को देखते हैं तो उससे सीखने को भी मिलता है कि वो जो झरने का पानी है वो हजारों पत्थरों को पार करके पत्थरों पर आकर ही गिरता है। यानी सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि सफलता तभी मिलेगी जब हम समस्याओं का सामना करेंगे। सफलता तभी मिलेगी अगर हमारे जीवन में समस्याएं नहीं है तो ये मान के चलिए कि भगवान ध्यान नहीं दे रहा अपने ओर, हम सफल नहीं हो रहे, हम कहीं रुके हैं। जैसे मनोविज्ञान में एक टॉपिक आता है अधिगम का पठार। तो अगर हमारे जीवन में समस्याएं नहीं है, अगर हमारा जीवन बहुत ज्यादा सहज है, सरल का अर्थ है कि हमारे जीवन में कुछ भी नया एक्साइटमेंट नहीं है, तो ये मानिएगा कि आप
कहीं रुक चुके हैं, आपके विकास में क्या आ गया है, अधिक पठार आ गया है, विकास में क्या है, पठार आ गया है। तो हमेशा नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं सेशन नंबर 9, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। ग्रामीण और शहरी प्रशासन से आपसे एक क्वेश्चन जो है वो जनरली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते रहे। एक क्वेश्चन तो हर पेपर में पूछा जाता ही है, जैसे ग्राम सभा की बैठक कब होती है, साल में कितनी बैठक होती है, नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आइए इस टॉपिक में हम इस पे जो है चर्चा करते हैं। ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोग जो है वो लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश ने क्या किया, 73वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। तो पहला क्वेश्चन कि कौन से संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में क्या एक्सेप्ट किया गया, पंचायती राज को अपनाया गया। और पंचायती राज को क्या दिया गया, संवैधानिक जो है वो दर्जा दिया गया। हालांकि राजस्थान में अगर बात करता हूं, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करता हूं, तो राजस्थान में तो देश से पहले ही पंचायती व्यवस्था की जो है वो शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल रूप से इसको संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 73वें संविधान संशोधन में। इसकी 11वीं अनुसूची के अंदर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो पंचायती राज के तहत 29 जो है वो कार्य आते हैं। इसके बाद देखते हैं तो पंचायती राज का थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं। तो जिला स्तर पर जो है वो क्या होता है, जिला परिषद होती है। क्या होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। और इस जिला परिषद के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जिला प्रमुख, एक होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पंचायत स्तर पर बात करते हैं, यानी तहसील स्तर पर बात करते हैं, तो पंचायत समिति होती है और इसमें एक प्रधान होता है और एक होता है खंड विकास अधिकारी, बीडीओ कहते हैं जिसका आप, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं इसको। इसके बाद ग्राम स्तर पर यानी गांव के लेवल पर जो है वो क्या आती है, पंचायत आती है, जिसमें एक सरपंच होता है और एक ग्राम विकास अधिकारी होता है, जिसे पहले आप ग्राम सेवक के नाम से भी जानते थे। जिसे पहले हम किस नाम से जानते थे, ग्राम सेवक के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं। अगर सबसे पहले हम जिला परिषद के कार्यों की बात करें तो जिला परिषद स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिलों के लिए अंतिम योजनाएं तैयार करना इनका काम है। यानी जिला परिषद गांव के लिए योजना बनाता है, पंचायतों की ग्राम सभाएं और बैठकों की पर्यवेक्षण भी करता है ये। इसके अलावा पंचायत समिति व पंचायतों की निधियों का अंतरण भी करता है। निधि यानी पैसा इनको जो है वो भेजता है। इसके बाद चर्चा करते हैं, इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो जिला परिषद का अगला काम है ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतों को दूर करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ये चारों काम जो है वो किसके हैं, जिला परिषद के कार्य हैं। किसके काम है ये, जिला परिषद के कार्य हैं। अगर बात करते हैं पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति के जो कार्य है वो है पंचायत के कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों में समन्वय रखना, इन तीनों का तालमेल बनाए रखना, साधारण सभा की बैठक को आयोजित करना, पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए गए निर्णयों की अनुपालना करना, अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना, कार्यस्थल व पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना, पशु मेले का आयोजन करना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पशु मेले का आयोजन कौन करता है, ऑप्शन जिला परिषद, पंचायत समिति या ये ग्राम पंचायत।
तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ये स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था करती है, मार्ग में प्रकाश यानी रोड लाइट की व्यवस्था करती है, मनरेगा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करती है, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव करती है, मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र बनाती है, आपदा और महामारी के समय जिला प्रशासन में समन्वय करती है, चारागाह और वनों का विकास करती है, और मानव और पशु स्वास्थ्य पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहायता करती है, और स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग की व्यवस्था भी है करती है। तो ये जो सारे काम है ये इन तीनों के हैं। पीडीएफ में आपको और अच्छे तरीके से दिख जाएंगे जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। अब थोड़ा सा ग्राम पंचायत को और विस्तार से हम पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए, रणजीत कह रहे हैं कि गेस्टोल्ट वादियों का कहना है कि समस्या होगी तभी तो हम में सूझ विकसित होगी, और उस सूझ से ही हम समस्या का समाधान कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में समस्याओं का होना उसी प्रकार है जैसे हम जब खाना खा रहे हो तो खाने में नमक का होना जरूरी है। जिस प्रकार बिना नमक के भोजन बेस्वादा हो जाता है, स्वाद नहीं आता है, एक चुटकी नमक डालते ही उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर एक्साइटमेंट नहीं होगा तो फिर जीवन का आनंद जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको खुशी भी अनुभव नहीं होगी। आज बेरोजगारी है, आपको जॉब मिलेगी ना तो सबसे बड़ी खुशी होगी वो। लेकिन जैसे मान लो एक कोई बड़ा नेता है या बड़ा बिजनेसमैन है जो करोड़ों रुपए कमाता है महीने का, और उसके बेटे को पटवारी बना दिया जाए, 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड टीचर बना दिया जाए, कोई खुशी नहीं है उसको, और वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग लक्ष्य है, हर व्यक्ति के अलग जो है वो दृष्टिकोण है, और संघर्ष से यानी सुबह से लेकर शाम तक खेत में चीना पाड़ा अब चीना पाड़ने को टाइम चल रही है, जनरली जेठ गाले लाग रहे हैं बहुत सारा बच्चा, और सामने जब आपा बाजरी की रोटी और मिर्च और प्याज भी मिला अपन है, क्योंकि खेत में जनरली यही खाते हैं हम, तो वो भी इतना ज्यादा स्वाद लगता है कि बस उसका मजा ही और होता है। और एक व्यक्ति घर पे सो रहा है एसी के अंदर, है ना, और उसको अगर 56 भोग भी दिए जाए ना तो भी उसको स्वाद नहीं आता है। तो बात आती है कि मेहनत करके समस्याओं से जूझ कर जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो फिर उसका आनंद भी जो है बहुत ज्यादा आता है, उसका आनंद भी जो है वो हमें बहुत ज्यादा आता है। एक बार सारे बच्चे इस सेशन को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब बटन आपने नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ग्राम पंचायत देखिए, ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की क्या है? प्रथम इकाई है, याद रखना ये बात, जो वार्ड पंचों, उप सरपंच व सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन में आएगा राष्ट्रीय चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग। तो याद रखना राज्य चुनाव आयोग। पेपर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी जो है वो हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना, एक बैठक की कार्यवाही को लिखना। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट है। ग्राम पंचायत की प्रति माह कितनी मिनिमम बैठक होनी चाहिए? तो प्रति माह 2 बैठकें इनकी जो है वो होनी अति आवश्यक है, निश्चित है। ये 2 बैठकें इनकी होनी ही चाहिए। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो पंचायत समिति आती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ग्राम पंचायत और जिला समिति को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी, यानी क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों का बीच में समन्वय क्रिएट करने वाली जो कड़ी है वो कौन है? पंचायत समिति है। कौन सी है वो कड़ी? पंचायत समिति है।
राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया गया है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इनके निर्वाचित सदस्य प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं और पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य की जो योग्यता है वो क्या है? योग्यता में सबसे पहली आवश्यक योग्यता है कि उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? आयु जो है वो 25 ईयर यानी 25 वर्ष होना आवश्यक होता है। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति से संबंधित जो है वो कार्यों में मदद करता है ये। और इसके अलावा राज्य सरकार जो है वो एक खंड विकास अधिकारी अर्थात बीडीओ, क्वेश्चन पूछा जाएगा बीडीओ की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार बीडीओ की जो है नियुक्ति करती है, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति का भी जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये सारे जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी हम टॉपिक कर रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक ऐसे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ 2021 में हमने जब आरबीएससी करवाया था 1 लाइनर क्वेश्चन, हालांकि उस टाइम हमने जल्दबाजी में करवाया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने, वीडियो की तैयारी करने वालों ने, रीट की तैयारी करने वालों ने, सबने हमें फीडबैक जो दिया वो बहुत बेहतरीन दिया। और सबने कहा कि सर ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन आपने करवाए थे वो हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए। तो उन सबसे फिर हमने फीडबैक लिया कि यार उस टाइम तो हमने बड़ा थोड़ा जल्दबाजी में करवाया था, तो क्या डिटेल में करवाया जाए क्या? और अगर कुछ बच गया हो तो वो फिर वहां पर अपन उस पीडीएफ में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए फिर हमने तय किया कि एक बार फिर से डिटेल सेशन करते हैं, और अगर कोई लाइन, अगर कोई तथ्य, अगर कोई क्वेश्चन वहां उस टाइम रह गया होगा, बच गया होगा, तो वो फिर अब हम जो है कवर कर लेंगे। इसीलिए हम ये डिटेल सेशन जो है वो लेके आपके लिए आए हैं। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर आता है जिला परिषद। जिला परिषद देखिएगा, जिला परिषद पंचायत राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर की जो संस्था होती है वो जिला परिषद होती है। यानी पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले क्या आती है? जिला परिषद आती है, सबसे शीर्ष पर यही होती है। इसके बाद क्या होती है? पंचायत समिति, है ना, इससे नीचे पंचायत समिति, और इसके नीचे जो आती है वो आती है ग्राम पंचायत। तो सबसे उच्च संस्था कौन सी है? जिला परिषद है, और सबसे नीचे की जो संस्था है वो कौन सी है? ग्राम पंचायत है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक बोर्ड बनाया जाता है, और इस तरह गठित प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। एक क्या बनाया जाता है? एक वार्ड बनाया जाता है, और इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का जो है वो चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा जो हो किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समिति के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी परिषद के सदस्य होते हैं। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्वान साथियों? बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, बट बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन जिला परिषद का सदस्य नहीं होता है? जिला परिषद का सदस्य नहीं है। अब आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति का प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, या जिला कलेक्टर। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, या निम्न में से कौन जिला परिषद के सदस्य हैं?
इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और पेपर में जो सरल क्वेश्चन होता है, हमने देखा है, आपने भी देखा है कि पेपर में जो सरल क्वेश्चन होता है वही सबसे कठिन क्वेश्चन होता है। पेपर में जो सरल क्वेश्चन होता है वही सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन बन जाता है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला प्रमुख का चुनाव कौन करता है। एक तो याद रखनी है, जिला प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता है। जो जिला परिषद के सदस्य हैं पहले से निर्वाचित, ये अपने में से ही किसी एक को क्या बना देते हैं, जिला प्रमुख बना देते हैं। ये याद रख सकते हैं आप। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। जिले के समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट का विकास करना किसका काम होता है, जिला परिषद का काम होता है। किसका काम होता है, जिला परिषद का काम होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इसके बाद आता है इनकी आय के क्या स्रोत हैं, यानी जिला परिषद की आय के स्रोत क्या है। अभी हमने कहा कि जिला परिषद का काम है विकास का कार्य करना, तो वो विकास का कार्य जिला परिषद को पैसे तो चाहिए, तो पैसे कहां से आएंगे इनके पास, आय के क्या स्रोत होंगे इनके। तो आय के स्रोत की अगर बात करते हैं तो ग्राम पंचायत की आय के स्रोत की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कर जैसे कि भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, मेले व हाट बाजार से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, तोषियों से एकत्रित दंड राशि आदि। कोई मेला है, कोई वाहन है, या इस तरीके के जो क्रय विक्रय के काम है, इन सबसे जो भी आय प्राप्त होती 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 है उस पर किसका अधिकार होता है, ग्राम पंचायत का जो है अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, ग्राम पंचायत का जो है वो अधिकार होता है। ठीक है। पंचायत समिति की बात करते हैं अगर हम, तो स्थानीय करों और शुल्क से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही राशि, व्यापारी व्यवसाय और उद्योग पर लगाए गए कर से प्राप्त आय, ये सारी की सारी पंचायत समिति के आय के स्रोत होती है। इससे प्राप्त राशि का उपयोग वो क्या करती है, पंचायत के यानी आपकी तहसील के विकास के लिए या पंचायत की विकास के लिए वो क्या करती है, उपयोग करती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा जिला परिषद आती है, और जिला परिषद की आय का स्रोत क्या है, जिला परिषद की आय का जो स्रोत है वो है आपका केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समिति से की गई वसूलियां, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान, ये सारे के सारे जो है वो जिला परिषद की आय के स्रोत हैं। और इस प्रकार से इनका जो है संचालन होता है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक सेशन की पीडीएफ आपको जो है क्लास खत्म होने के अंदर जो है 10 मिनट में मिल जाएगी। यानी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो बिल्कुल आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू हो जाएगी। राजस्थान में 2024 में चुनाव भी है, आपको पता है 2023-24 के अंदर चुनाव का माहौल रहेगा। नई भर्ती नहीं आएगी। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भर्ती है, अगर आप इसमें शिक्षक बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतरीन ऑफर भविष्य में नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपने या कल वाले अखबार में भी आपने पढ़ा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो भर्ती होगी वो थोड़ा कठिन लेवल की होगी।
उसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा और फिर इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर 2023-24 में जो भर्तियां आती है उसमें शिक्षक बनना थोड़ा और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो प्रयास करें, प्रयत्न करें, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है हम सबको मिलकर, और टारगेट बनाना है कि इसी 2022 के रीट की भर्ती में आपका जो है वो क्या हो जाए, चयन हो जाए। इसी रीट की भर्ती में जो है वो क्या हो जाए, चयन हो जाए। अगर हम इस तरीके का टारगेट बना के चलेंगे तो नई शिक्षा नीति के तहत आप पढ़ाओगे स्कूल में, आपको खुद को पेपर देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या आता है। ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा ये क्या कहती है? ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। यानी ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। उस गांव के सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है, जिनका नाम मतदाता सूची में है, जिनका नाम मतदाता सूची में है, वही व्यक्ति जो है वो इसके सदस्य होंगे। ठीक है जितेंद्र सैनी, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं आप। 3 महीने में एक बैठक होनी जरूरी है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। 3 महीने में एक बैठक। आमतौर पर 26 जनवरी को बैठक होती है, 1 मई को बैठक होती है, 15 अगस्त को बैठक होती है और 2 अक्टूबर को जो है बैठक होती है। और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठक जो है आयोजित कर सकता है। बट ये 3 बैठकें तो आप याद रखना कि 3 महीने में 3 महीने में एक बैठक होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल बातें पढ़ रहे हैं हम और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप पढ़ रहे हैं। साधारण है, तथ्य साधारण है, तथ्य सारे जो है वो साधारण है, बट मोस्ट तथ्य है। तथ्य साधारण है बट मोस्ट तथ्य हैं, और यही आपको क्वेश्चन के रूप में पेपर को देखने को मिलते हैं। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सारे बच्चे इस सेशन को लाइक जरूर कर दें। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए। और बहुत जल्दी यानी 26 तारीख से यहां हम 5 घंटे की डेली क्लास करेंगे, जिसका शेड्यूल हम आपको बहुत जल्दी देंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्या आता है देखिएगा। ग्राम न्यायालय की बात करते हैं। ग्राम न्यायालय की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने हेतु राजस्थान एक्ट 2000 ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी एक एक्ट लाया गया ग्राम न्यायालय 2008, और इसके तहत ग्राम न्यायालय का उद्देश्य था क्या था कि ग्रामीण जनता को जल्दी से जल्दी आसानी से और सुलभ न्याय प्राप्त हो। स्थापना की गई। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया। कहां खोला गया? जयपुर के बस्सी में। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से जो हो की जाती है। नगरीय स्वशासन की अगर चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो यह एक नगरीय शासन व्यवस्था है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मानदंडानुसार
वार्ड में बांटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया महापौर या सभापति होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है नगरीय स्वशासन में मुखिया को क्या कहते हैं, तो महापौर भी कह सकते हैं और सभापति भी कह सकते हैं। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वार्ड से चुने गए प्रतिनिधि पार्षद होते हैं। यह नगर की सभी सुविधाएं जैसे कि सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे गांव के अंदर जो सरपंच और वार्ड पंच करते हैं, वैसे ही वही के वही कार्य शहर में कौन करता है, नगर में कौन करता है, नगर पालिका अध्यक्ष या सभापति या महापौर करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद आता है आपका शहरी शासन के 3 रूप होते हैं। शहरी शासन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से वो 3 भाग है? एक होता है नगर निगम, एक होता है आपका नगर परिषद, और एक होता है आपका नगर पालिका। अब कहां क्या होगा ये आपकी जनसंख्या तय करेगी। जैसे कि अगर 5 लाख जनसंख्या है, जनसंख्या 5 लाख प्लस है और आय जो आपकी है वो 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ प्लस है, तो क्या होगा? नगर निगम होगा। ये मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आपकी जनसंख्या 1 लाख है, जनसंख्या 1 लाख है और 1 लाख से ज्यादा, सॉरी 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम है, यानी 1 से लेकर 5 लाख तक आपकी जनसंख्या है, तो और आपकी वहां नगर परिषद होगी। क्या होगी वहां पर? नगर परिषद होगी। ये लाख में है, जनसंख्या है ये, ठीक है। और अगर जनसंख्या आपकी 15,000 से लेकर 15,000 से और 1 लाख तक है, 15,000 से 1 लाख तक है, तो वहां पर क्या होगा? नगर पालिका होगा। क्या होगा? नगर पालिका होगा। रीट में सिलेक्टेड हुए टीचर की जो नियुक्ति है वो पंचायती राज करता है, क्योंकि जो 3rd ग्रेड भर्ती है वो पंचायती राज के अंडर आती है। तो जो आप अभी रीट के माध्यम से सिलेक्ट होंगे तो आपकी नियुक्ति करेगी जिला प्रमुख और जिला परिषद। जिला परिषद जो है आपको क्या करा जाएगा कि पंचायती राज के तहत जिला परिषद में भेजा जाएगा। वहीं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वहीं पर आपके जो है वो काउंसलिंग होगी और वहीं से आपको नियुक्ति के लिए सुविधालय बताए जाएंगे। अगर आप 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड टीचर बनेंगे तो आपको जो है राजस्थान शिक्षा विभाग के तहत जो है नियुक्ति दी जाएगी। यानी 3rd ग्रेड टीचर जो है वो शिक्षा विभाग के अंडर नहीं आता है। 3rd ग्रेड टीचर शिक्षा विभाग के अंडर नहीं आता है, वो पंचायती राज के अंडर आता है और उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? पंचायती राज ही करता है। तो ये बात आप ध्यान दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आपके क्वेश्चन की संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहते हैं, और हर वार्ड से वहां की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन सभाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए जो है कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर बात करते हैं हम, देखिएगा, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं और नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। ये भी तीनों क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। यह भी तीनों क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद देखिएगा,
74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड जो है महिलाओं को होगा। यानी जो शहरी निकाय होती है उनमें जो चुनाव होता है, उन चुनाव के जो प्रतिनिधि होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनमें 1/3 यानी 33%, 33% जो होगी वो महिलाएं होगी। कौन होगी? महिलाएं होगी, महिलाओं की सीट होगी इस बार। इसलिए आप देखते होंगे कि हर बार जब चुनाव आता है तो आपके वार्ड से कभी महिला सीट आती है, कभी जो है वो पुरुष सीट आती है, कभी ओबीसी सीट आती है, तो कभी एससी सीट आती है, तो कभी एसटी सीट आती है। कार्मिक विभाग किसकी नियुक्ति करता है ये मोस्ट नहीं है। आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि आपकी नियुक्ति कौन करेगा। आप जो 3rd ग्रेड शिक्षा प्रणाली है वो पंचायती राज के तहत आती है, तो पंचायती राज आपकी नियुक्ति करेगा प्रियांशी जी। आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी जो है के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि इन वर्गों का हिस्सेदारी के साथ जो प्रतिनिधित्व भी बढ़ सके। नगरीय प्रशासन के कार्यों की चर्चा करते हैं तो नगरीय प्रशासन के अंदर शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य होते हैं। अनिवार्य कार्य कौन से होते हैं? जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण या दमकल की व्यवस्था करना, ये अनिवार्य है, ये तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ ऐच्छिक कार्य भी हैं। ऐच्छिक कार्यों की बात करते हैं तो सार्वजनिक बाग बनाना, स्टेडियम बनाना, वाचनालय, वाच शब्द था यहां पर, वाचनालय बनाना, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनी का आयोजन करना, रेन बसेरों की व्यवस्था करना, ये ऐसे कार्य हैं जो अनिवार्य नहीं है। अगर स्थानीय प्रशासन चाहे तो कर सकता है, चाहे तो ना करे, बट अनिवार्य कार्य तो अनिवार्य रूप से करने ही पड़ेंगे। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। देखिए अनिवार्य कार्यों में जल, ये सारा ग्राफ के जरिए बताया गया है, तो आप बता सकते हैं। ये चैप्टर आपका हो जाता है पूर्ण। चैप्टर नंबर 9 पूरा हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 हम करेंगे कल। चैप्टर नंबर 10 हम करेंगे कल। चैप्टर नंबर 10 कल करेंगे। मैं आपको कल का टाइम टेबल बता देता हूं। देखिए कल हमारा जो समय रहेगा, कल से जो हमारा समय रहेगा वो ये रहेगा। हालांकि मैंने पहले भी बताया, लेकिन इंप्लीमेंट हम कल से करेंगे। सुबह 8 बजे, सुबह 8 से 9 सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे हम। सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। 8 से 9 बजे हमारा एक सेशन रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन वाले जो सेशन होंगे उसको हम स्मार्ट बोर्ड पे नहीं करेंगे। क्वेश्चन वाले जो सेशन होंगे उनको हम स्मार्ट बोर्ड पे नहीं करेंगे, उनको हम वैसे करेंगे स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। यहां पर थोड़ा जल्दबाजी में हो जाते हैं। तो 8 से 9 बजे हमारी क्या होगी? सीडीपी की क्लास होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। इसके बाद 12 बजे आपकी सीडीपी की जो है वो विस्तार से डिटेल क्लास होगी, विस्तार क्लास होगी, जिसमें हम अभी जो है वो 12वीं कक्षा का मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है वो दोपहर के अंदर ही 3 बजे से लेकर और 4 बजे तक, यानी 3 से 4 बजे एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद रात्रि के अंदर जो है वो 8:30 बजे से लेकर और 9:30 बजे तक अपन जो है वो एसएसटी के डिटेल टॉपिक कर रहे हैं। कल से ये चारों क्लासें आपकी शुरू हो जाएगी। कल से ये चारों क्लासें आपकी शुरू हो जाएगी।
कल से ये सारी की सारी क्लासें आपकी जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी हम इस महीने ये 4 क्लास रखेंगे 31 तक, और अगले महीने से इन क्लासों की संख्या बढ़ाकर हम 6 कर देंगे। इस बार टारगेट है कि हमारे परिवार से ज्यादा बच्चे ऐसे हो, और रीट के अंदर तो मैं पूर्ण रूप से आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस परिवार के सदस्य बने रहते हैं और प्रत्येक क्लास को समय के अकॉर्डिंग लेते हैं और उसका रिवीजन करते हैं, तो रीट में आपके 100+ नंबर होंगे। 100+ क्वेश्चन आपके सही होंगे